आज हम लोग सिंधु नदी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से और एक एक बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपके किसी भी परीक्षाओं में ना छूटे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग जैसा बताएं कि आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जब भी हम नदी तंत्र कहते हैं तो नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और उसकी कई सारी सहायक नदियाँ होती हैं। तो आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र में आज के वीडियो में सिंधु नदी के बारे में अध्ययन होगा और आने वाले वीडियो में सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानचित्र भारत का मानचित्र है। हम जानते हैं कि भारत के मानचित्र में दक्षिण वाला जो भाग है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत को, जिसको हम दक्षिण भारत के नाम से भी जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। तो ये भारत का मानचित्र है। सिंधु नदी को यहाँ पर मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बती क्षेत्र से होता है और हम जानते हैं कि तिब्बत के क्षेत्रों पर चाइना का अधिकार है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम चाइना से होता है या सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र से होता है। और तिब्बती क्षेत्र में जहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है वहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि किस झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, आंसर होगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में ही पर्वत है, उसी पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है और मानसरोवर झील के पास में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के ऊपरी भागों पर एक बर्फ़ का चट्टान है। तो जब भी किसी पहाड़ पर या पहाड़ी पर जब भी ऊपर में बर्फ़ का चट्टान होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो कैलाश पर्वत के ऊपर में जो बर्फ़ का चादर है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है और सिंधु नदी का जो मुंह है, जहाँ से सिंधु नदी वास्तविक रूप से निकलती है, उस सिंधु नदी के मुंह को बोखर चू कहते हैं। तो बोखर चू नामक वहाँ पे स्थान है। बोखर चू सिंधु नदी का उद्गम का मुंह का नाम है और बोखर चू का मतलब होता है शेर का मुख। तो कई सारे हो गए। आपसे पूछा जाए देश या क्षेत्र के हिसाब से सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आंसर होगा तिब्बती क्षेत्र से होता है, चाइना से होता है। झील के हिसाब से पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। पर्वत के हिसाब से पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है, आंसर होगा कैलाश पर्वत से होता है। ग्लेशियर के आधार पर पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, आंसर होगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और किस क्षेत्र से होता है, उसका मुहाना का नाम क्या है, सिंधु नदी के मुहाने का नाम है बोखर चू, जिसको शेर का मुख कहते हैं। तो जो भी परीक्षाओं में हमारा ऑप्शन होगा हमारा आंसर भी उसी के हिसाब से होगा। इसके अलावा हमने कहा कि सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्रों से होता है, यानी सिंधु नदी तिब्बती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और तिब्बती क्षेत्रों में प्रवाहित होने के बाद सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में इसे तो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब यह नदी तिब्बती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो इस नदी को तिब्बती क्षेत्र में सिग्गी खुआन के नाम से जाना जाता है या फिर इस नदी को तिब्बती क्षेत्र में सिंधी खम्बब या फिर इस नदी को शेर मुख नदी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि तिब्बती क्षेत्रों में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सिग्गी खुआन या सिंधी खम्बाब या शेर मुख नदी।
अगर देशों के आधार पर देखें तो सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। पहला तिब्बत यानी चाइना, तिब्बत के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यानी सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, तिब्बत यानी चाइना से, भारत और पाकिस्तान से। लेकिन सवाल है भारत के कितने प्रांतों से होकर गुजरती है, कितने राज्य क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पूरा है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से ये ऊपर वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये एक वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरीज है। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख। तो सिंधु नदी पूरे तरीक़े से आप देखिए भारत में लद्दाख के क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है। यानी कुल देशों के हिसाब से सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जबकि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के एक राज्य क्षेत्र से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यानी एकमात्र प्रांत, एकमात्र राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब सिंधु नदी लद्दाख के क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो लद्दाख के क्षेत्रों में जहाँ पर भारत में सर्वप्रथम सिंधु नदी प्रवेश करती है, तो जिस स्थान से होकर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। हमने कहा कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तिब्बती क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए सबसे पहले भारत के सीमाओं में प्रवेश करती है। तो सवाल पूछा जाएगा, जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो उस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। स्वाभाविक रूप से जब सिंधु नदी भारत के एकमात्र यूनियन टेरिटरीज लद्दाख से प्रवाहित हो रही है तो दमचौक भी कहाँ पर होगा? लद्दाख में। यानी सिंधु नदी लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और ये पूरा क्षेत्र जो है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक दर्रा है, जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है वहाँ पर एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? 2 पर्वतों के बीच में जो खाली स्थान होता है, 2 पर्वतों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम दर्रा कहते हैं, उसी को हम गैप कहते हैं। तो चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियाँ दर्रा बनाती है। तो कौन से दर्रा से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा चांगला दर्रा से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी स्थान पूछा जाए तो दमचौक नामक स्थान होगा लद्दाख में, और दर्रा पूछा जाए, सिंधु नदी का प्रवेश दर्रा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? चांगला दर्रा। उसके बाद हमने कहा कि ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत का विस्तार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के श्रेणियों को कई भागों में बांटा गया है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी जो है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में भी कई सारी श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख के क्षेत्रों में 2 श्रेणी हैं। ऊपर वाला जो श्रेणी आप देख रहे हैं वो लद्दाख है, और उसके नीचे में जो श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। तो सिंधु नदी जो है ट्रांस हिमालय के लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर भारत में प्रवाहित होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य से होकर भारत में प्रवाहित होती है? आंसर होगा लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। या फिर सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। और सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो आंसर क्या होगा? जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर भारत के अंतिम सीमा में पहुंचती है, और भारत के क्षेत्र को पार करते हुए यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो जहाँ पर ये निकास होता है सिंधु नदी का, वहाँ पर भी एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चिल्लास। पूछा जाएगा सिंधु नदी भारत के
भारत को किस क्षेत्र से भारत को छोड़ती है, भारत के सीमाओं को छोड़ती है, किस स्थान से? तो आंसर क्या होगा? चिल्लास। और किस स्थान से प्रवेश करती है? तो आंसर क्या होगा? दमचौक। तो चिल्लास नामक स्थान से, यह भी कहाँ पर होगा? लद्दाख में। तो चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी भारत के सीमाओं को छोड़ देती है। और सिंधु नदी जब भारत की सीमाओं को छोड़ती है तो वहाँ पर भी एक दर्रा होता है, निकासी दर्रा सिंधु नदी का। और जो निकासी दर्रा है सिंधु नदी का, उसका नाम क्या है? दर्गिस्तान। और जो प्रवेशी दर्रा है सिंधु नदी का, उसका नाम क्या है? चांगला दर्रा। तो यहाँ पर पूरा वृहद हिमालय का विस्तार है, ये पूरा वृहद हिमालय का विस्तार है। और सिंधु नदी पश्चिम में यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जब सिंधु नदी भारत के क्षेत्रों पर यू टर्न ले रही होती है तो वहाँ पर रास्ते में विशाल हिमालय पर्वत सिंधु नदी के रास्ते में आ जाती है। सिंधु नदी ने विशाल हिमालय पर्वत को काट कर एक गहरी घाटी बना दिया है। ये एक पर्वत है सिंधु नदी ने, ये हिमालय पर्वत है। सिंधु नदी ने हिमालय पर्वत को काट दिया अपने बहाव से, और सिंधु नदी हिमालय पर्वत को अपने बहाव से काट कर एक गहरी घाटी का निर्माण किया है। तो जो यहाँ पर स्थान है लद्दाख में, गिलगिट नामक स्थान एक क्षेत्र है, वहीं पर निकासी जहाँ पर हो रहा है सिंधु नदी का, वहीं पर सिंधु नदी ने हिमालय पर्वत को काट दिया है। जब कोई नदी किसी पर्वत को काट कर एक गहरी और चौड़ी घाटी बनाती है तो उस घाटी को गॉर्ज कहते हैं, उस घाटी को गॉर्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी के द्वारा लद्दाख के क्षेत्रों में हिमालय पर्वत को काटकर जो गॉर्ज बनाया गया है, उस गॉर्ज का नाम क्या है? सिंधु गॉर्ज। आपसे पूछा जाएगा सिंधु गॉर्ज कहाँ है? आंसर होगा लद्दाख। किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो आंसर होगा सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा हमने कहा कि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। सिंधु नदी भारत में पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो हिमालय पर्वत का विस्तार पाकिस्तान में भी है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान के भी पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। लेकिन जब सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर पहुंचती है तो सिंधु नदी अटक नामक स्थान के बाद सिंधु नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। पूछा जाएगा पाकिस्तान के किस स्थान से सिंधु नदी मैदानी भाग में प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या होगा? अटक। उसके बाद अटक के बाद ये मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। यहाँ पर पाकिस्तान में कराची है, कराची के पूर्व में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है, नीचे में है। कराची के पूर्व में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। दो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान के किस स्थान पर अपना मुहाना बनाती है, मीटिंग पॉइंट बनाती है, अपने जल को गिराती है? तो आंसर क्या होगा? कराची। दूसरा, सिंधु नदी क्या बनाती है? तो आंसर क्या होगा? डेल्टा। तीसरा, सिंधु नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो आंसर क्या होगा? अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से, जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और जहाँ पर इसका मुहाना है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी याद रखिएगा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियाँ होती है जिसने हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले प्रवाहित हो रही है, यानी हिमालय पर्वत से पहले भी सिंधु नदी इसी क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही थी। हिमालय पर्वत के बाद भी सिंधु नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। जब हिमालय पर्वत नहीं था तो यहाँ पर कई सारी नदियाँ प्रवाहित हो रही थी। हिमालय पर्वत का धीरे धीरे उत्थान हुआ तो कई नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या कई नदियाँ विलुप्त हो गई, गायब हो गई हिमालय पर्वत के उत्थान से। लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ थी जिसने हिमालय पर्वत को ही काट दिया और अपने रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले भी वो नदियाँ उसी रास्ते में प्रवाहित हो रही थी और हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद भी उसी रास्ते में प्रवाहित हो रही हो, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं।
यानी सिंधु नदी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले भी सिंधु नदी का यही रास्ता था और हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद भी सिंधु नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, इसलिए सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। याद रखिएगा, पूरे भारतीय क्षेत्रों पर 3 पूर्ववर्ती नदी है। पहला आपसे पूछा जाएगा तो पहला तो हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। तीसरा सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी है। इसके अलावा हम देखें तो हमने कहा कि सिंधु नदी लद्दाख के क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है। तो लद्दाख की जो राजधानी है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। अगर सिंधु नदी इस ओर बह रही है तो सिंधु नदी का नीचे वाला जो तट है वो बायां तट हो गया, उधर वाला जो तट है वो कौन सा हो गया? दाहिना तट हो गया। तो लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो सिंधु नदी के कौन से तट पर है? दाहिने तट पर है। इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो अपना जल सिंधु नदी में गिराती हैं। तो उन सारी नदियों को सहायक नदियां कहा जाता है। हर जो मुख्य नदी होती है उस मुख्य नदी की अपनी अपनी सहायक नदियां होती हैं। तो सिंधु नदी की भी अपनी सहायक नदियां हैं। कुछ नदियां बाएं तट पर अपना जल गिराती है, कुछ नदियां दाहिने तट पर अपना जल गिराती हैं। तो सिंधु की ऐसी सहायक नदियां जो सिंधु के बाएं तट पर अपना जल गिराती है उसको बाएं तट की सहायक नदियां कहा जाता है। और कुछ नदियां ऐसी है जो दाहिने तट पर इधर से प्रवाहित होते हुए दाहिने तट पर अपना जल गिराती है, उसे सिंधु के दाईं तट की नदियां कहते हैं। सिंधु के बाएं तट पे जल गिराने वाली नदियों में 5 प्रमुख नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 नदियां सिंधु के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं, इसलिए सामूहिक रूप से इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद के अंतर्गत नहीं आती है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, काबुल। आंसर क्या होगा? काबुल। और दाहिने तट के अंतर्गत अगर हम देखें तो 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो दाहिने तट पर अपना जल गिराती है सिंधु नदी के। उसमें है काबुल, कोनार, गोमल और कुद्दार। ये दाहिने तट की नदियां हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिंधु नदी और सिंधु नदी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसके बारे में अध्ययन किया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु के बाएं तट में एक एक नदियों को काफ़ी विस्तार पूर्वक देखेंगे और फिर दाहिने तट की एक एक नदियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड।